हे एवरीवन, दिस इज पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग टी टेस्ट कवर करेंगे। अब टी टेस्ट में वैसे तो मैं मेनली न्यूमेरिकल पार्ट ही कवर करने वाली हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो क्या है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो इसलिए मैं बहुत बेसिक से आपको थ्योरी उसका बता रही हूँ कि टी टेस्ट क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि एक पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर हम एक पूरा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, मीन्स जिसके लिए हम एक रिजल्ट ढूंढ रहे होते हैं, कोई एक थ्योरी बना रहे होते हैं। तो हम उसमें से कुछ सैंपल निकालते हैं और उन सैंपल्स का मीन निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। उस सैंपल के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सैंपल मीन जो है वो हमेशा पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि सैंपल मीन और पॉपुलेशन दोनों में वेरिएशन हो सकता है। लाइक डिफरेंट सैंपल मे हैव डिफरेंट रिजल्ट ड्यू टू द सैम्पलिंग वेरिएशन। लाइक सपोज यहाँ पे हमारे स्टडी मटेरियल का ही एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ लिखा है। इफ़ वी टेक 100 सैम्पल्स ऑफ साइज एंड 500, we'll have 100 मीन्स एंड ऑल दोज वोंट बी अलाइक। सारे सेम नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर हम किसी भी एक चीज़ का सैंपल ले रहे हैं और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, तो किसी सैंपल में कम वैल्यूज़ की चीज़ें आएंगी और किसी भी सैंपल में रैंडम में ज़्यादा की आएगी, तो वो थोड़ा वेरी करता रहेगा। लेकिन जब हम उसको लेके एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, अपना एक डेटा रेडी करेंगे, तो वो डेटा जो आएगा वो एक नॉर्मल कर्व में आएगा, या फिर जिसको कि हम बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस डेटा की, सबकी मीन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की आएंगी। तो उसमें वेरिएशन तो रहेगा हमारा, लेकिन जो वेरिएशन होगा वो हमारा जो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा सबका सैंपल लेके जब हम बनाएंगे कर्व, तो वो हमारा एक नॉर्मल कर्व या बेल शेप्ड कर्व बनेगा। तो मीन सेम पॉपुलेशन, सेम साइज और इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, हमने सबका एक मीन निकाला, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और मीन का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया उससे हमने पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करा। नाउ आफ्टर दैट वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन n-1 का अंडर द रूट। ये दिस टेल्स अस हाउ प्रिसाइसली द पॉपुलेशन मीन इज एस्टिमेटेड बाय द सैंपल मीन्स। मीन स्टैंडर्ड एरर, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन से हम किसी भी जो हमारा सैंपल होता है हमें पता चलता है मीन है, वो मीन बाकी वैल्यूज से कितना डेविएट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड एरर से और या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो बाकी सैंपल मीन से कितना डेविएट कर रहा है। तो मेनली हम इसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। सो स्टैंडर्ड एरर जो है हमारा, स्टैंडर्ड एरर का जो साइज है दैट डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन द पॉपुलेशन एंड द साइज ऑफ द सैंपल। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमारा बढ़ता है अगर वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा बढ़ता है। हमारा डेटा बहुत वेरिएबल है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी सैंपल में तो वो वैल्यूज़ ज़्यादा आएंगी, किसी में कम आएंगी, किसी में मिक्सड आएंगी। तो जितना ज़्यादा वैरिड हमारा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा सैंपल मीन इंक्रीज़ होगा। जितना कम हमारा जो सैंपल स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है वो डिक्रीज़ करेगा अगर हमारा सैंपल साइज़ इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हम जितना बड़ा सैंपल साइज़ लेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे एरर के, और क्योंकि जितना छोटा साइज होगा एरर के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो हमारा साइज ऑफ स्टैंडर्ड एरर डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबिलिटी एज वेल एज द साइज ऑफ द सैंपल। नाउ स्टैंडर्ड एरर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कि यहाँ पे डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एरर की जो मैंने लिखी है। स्टैंडर्ड एरर इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म दैट मेजर्स द एक्यूरेसी विद विच अ सैंपल रिप्रेजेंट्स अ पॉपुलेशन and it estimates the variability between the sample mean that would be obtained if you take multiple samples from the same population। मीन स्टैंडर्ड एरर से हमें पता चलता है कि कितना एक्यूरेटली सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सैंपल मीन जो हमने सारे सैंपल मीन लिए हैं वो मल्टीपल सैंपल्स से वो पॉपुलेशन से कितना डेविएट कर रहे हैं। So in statistics, a sample mean deviates from the actual mean of a population and this deviation is known as standard error. Now when we test whether two groups differ significantly or not, two situations may arise। अब क्या होता है, दो सिचुएशन आ सकती हैं। उसमें जो है हमारा मीन जो होगा, जो हमारा सैंपल होगा वो या तो अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट सैंपल मीन्स होंगे या फिर कोरिलेटेड और डिपेंडेंट होगा।
अब अगर अनरिलेटेड पॉपुलेशन है, व्हाट डू मीन बाय अनरिलेटेड पॉपुलेशन मीन्स, ये मैंने यहाँ पे ये कवर किया हुआ है अनरिलेटेड पॉपुलेशन का। वहाँ पे सैम्पल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, हम कोई दो ऐसे सैम्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से एंड दे डोंट इफेक्ट ईच अदर, लाइक हम मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में कुछ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर हमने कोई एक दो ऐसे सैंपल लिए हैं जहाँ दोनों को एक ही पॉपुलेशन में से हमने उठाए हैं लेकिन दोनों को बिल्कुल ही अलग अलग ट्रीटमेंट दिया गया है। लाइक दो ड्रग्स हैं, या जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लें, हमारी दो वैक्सीन्स हैं, तो एक ग्रुप पे हमने एक वैक्सीन एडमिनिस्टर करी, दूसरे ग्रुप पे हमने दूसरी वैक्सीन एडमिनिस्टर करी। अब हम उन दोनों के बीच में टेस्ट देख रहे हैं, उन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा आ जाता है अनरिलेटेड के अंदर। अनरिलेटेड और इंडिपेंडेंट टू सैंपल मीन, देन को रिलेटेड और डिपेंडेंट, जहाँ पे एक ही ग्रुप में दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। लाइक एक पे पहले हमने प्री टेस्ट किया, फिर पोस्ट टेस्ट के बाद हम उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कोई भी टेस्ट के बाद, किसी भी प्रोसीजर के बाद उस सेम ग्रुप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो हमारा हो जाता है कोरिलेटेड और डिपेंडेंट। अब नाउ व्हाट इज़ टी टेस्ट, मैंने टी टेस्ट लिख रखा है। टी टेस्ट इज द टेस्ट which assesses whether the means of two groups or conditions are statistically different from another or not. Again, it is a parametric test and used when the data is normally distributed. तो हम टी टेस्ट को तभी यूज़ करते हैं अगर हमारा सारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मैंने पहले भी अभी शुरू में बताया था कि जो सैम्पल मीन्स निकालते हैं इसका, फिर जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो वो एक हमारा कर्व बनता है, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनता है, और ये हमें बताता है कि मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स और कंडीशंस जो है उनमें कितना डिफरेंस है, मीन्स उनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है। अब हमें जब हम सैम्पल मीन्स को टेस्ट करते हैं तो हमारे पास हमेशा चार तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे मैंने भी बताया था, इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हो सकते हैं और डिपेंडेंट सैम्पल्स होते हैं, बट इस सब में भी दो सिचुएशंस और हैं, लार्ज सैम्पल्स या स्मॉल सैम्पल्स। तो लार्ज सैम्पल हमारा होता है जहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ डेटा है जो हमने सैम्पल लिया हुआ है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, और स्मॉल सैम्पल्स हो गया जहाँ हमारा डेटा है लेस देन 30। तो हमारी 4 सिचुएशंस बनी, 2 लार्ज इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, 2 स्मॉल इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, 2 लार्ज डिपेंडेंट कोरिलेटेड सैम्पल्स, 2 स्मॉल डिपेंडेंट कोरिलेटेड सैम्पल्स। सो अब हम ये चारों ही कैटेगरीज के सम करेंगे, और इसमें जो हमारे स्टडी मटेरियल में दिया गया है मैं वही सम कवर करूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको। Here it is example 13 on page number 70. 1 second, ये पेज नंबर 70, इसमें है हमारा एग्जाम्पल 13। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी। ये हमें बोल रहा है अ प्री टेस्ट एंड पोस्ट पास टेस्ट आर गिवन टू 12 सब्जेक्ट्स, द स्कोर ऑब्टेन्ड आर एज अंडर, डिटरमिन इफ गेन ऑन पास टेस्ट स्कोर सिग्निफिकेंट। तो हम पहले डेटा लिख लेते हैं, एक्स प्री टेस्ट है और ये पोस्ट टेस्ट है। तो जब हमें इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट और सैंपल हमें 12 सैंपल दिए हुए हैं, तो हमें पता चल गया कि वो कोरिलेटेड स्मॉल सैंपल्स हैं, मतलब पेयर एंड डिपेंडेंट, और जहाँ पे हमारा एन इज लेस देन 30। तो एक्स में हमारा, मैं वैल्यूज कॉपी करती हूँ, 42, पहले अच्छा मैंने आप लोग के साथ इसका फॉर्मूला डिस्कस नहीं करा। इसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन अंडर द रूट एन। एन मीन्स हमें हमेशा पता होता है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ डेटा, सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। और ये जो सिग्मा डी आप देखो हमने इसको मॉड्यूलस किया हुआ है, मीन्स हमारा इसका समेशन करके आएगा, उसको हम उसका हमें साइन से डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर माइनस साइन आ रहा होगा हम उसको पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, बट बाद में सबका सम करने के बाद। तो हम डी कैलकुलेट करेंगे, डी, या फिर हम इसको, मैंने फॉर्मूला में कैपिटल डी लिखते हैं। तो हमारा डी क्या है, एक्स माइनस वाई, इसको हम एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स कुछ भी कर सकते हैं।
हो जाएगा 2 -12, 51 -61 -10 -9 5 -10 -8 -10 अब इसका सम हमारा सम आया -96, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे डी स्क्वायर, तो 2 2 4 44 100 81 25 164 इसका सम। वन वन टू टू, ठीक है। अभी हमारा n क्या है यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारा n इज 12। नाउ विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। t इज इक्वल टू सिग्मा t मॉड्यूलस n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस, जितनी बार हम फॉर्मूला लिखेंगे ना उतनी बार हम लोगों को वो याद रहेगा। अगर हम सोचेंगे एक बार फॉर्मूला यहाँ लिखा है और देख के वैल्यूज पुट कर लें तो वो फिर बाद में एंड मोमेंट पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो हर बार जितनी बार भी अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उतनी बार इसको लिखो। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा सिग्मा डी और ये मॉड्यूलस में, तो ये -96 है, तो हम यहाँ पे इसको 96 लिखेंगे। 12 माइनस सिग्मा डी इज -96 का स्क्वायर। सिक्स ये हमारा आ गया 4.885। ये t इज इक्वल टू टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 4.885। अच्छा, स्टडी मटेरियल में ना कुछ ये टी की वैल्यू डिफरेंट तरह से, टी टेबल की वैल्यू डिफरेंट तरह से इसके सोल्यूशन के साथ दी हुई है कैलकुलेट करके, बट हमेशा हमको एग्जाम्स में टी की वैल्यू मिलेगी। या तो आएगा जस्ट कैलकुलेट टी, या फिर अगर कंपेयर करने के लिए आएगा तो हमें टी की वैल्यू मिलेगी। तो हमारी जो टी की वैल्यू है इसमें, मैं ऐसे स्टडी मटेरियल से ले रही हूँ, हमें दी हुई है 2.72। अब अगर क्वेश्चन में पूछेंगे कि इज देयर द डिफरेंस और नॉट अ डिफरेंस, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस H0। आई होप आपने पढ़ रखा होगा ये नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, बट अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर मैं बाद में इसको कवर करूंगी। तो हम नल हाइपोथेसिस हमेशा लेते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू डेटा, no difference between the pre-test and post-test data, and H1 will be there is significant difference between the दो, मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखा था, पूरा लिखना चाहिए, pre-test and post-test scores, और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। अब हमारा क्योंकि t calculated is greater than t tab, तो we reject null hypothesis and accept alternate hypothesis that there is significant difference। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखती हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर 2 स्मॉल इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, नो, हाँ, ये फर्स्ट 3 अभी हमारी इसमें से स्मॉल इंडिपेंडेंट कोरिलेटेड सैम्पल्स हमने ये कवर किया है। लार्ज इंडिपेंडेंट कोरिलेटेड सैम्पल्स और ये वाले तो तीनों अभी हमें कवर करना बाकी है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में आऊँगी। तब तक आप जितना भी मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करेंगे ना तो फिर कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं। और ऐसे ही लिख के अपने नोट्स बना के करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा कुछ भी लर्न करने के लिए, द वे आई डू। और एंड टाइम पे भी ना बहुत ईजी हो जाता है एग्ज़ाम से पहले। आपको एक बार सब रिवाइज़ करना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक, लीव योर कमेंट्स, अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स देख के, एंड देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जब तक मैं दूसरी वीडियो लेकर आती हूँ, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।